नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जिनसे थी आस उनसे धामी क्यों निराश। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने चारों ओर कहर बरपाया है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल ये है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, 100 से अधिक सड़कें बंद हैं, जगह जगह पर पुल बह गए हैं, कई मकानों को भारी नुकसान हुआ है और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है और इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर टिहरी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं केदारनाथ हाईवे पर फाटा हेलीपैड के पास मलबे में दबने से 4 नेपाली मजदूरों की भी मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के चलते चारधाम यात्रा मार्ग भी बाधित है। भारी बारिश का बुरा असर राज्य की चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। सरकार का कहना है कि वो सभी प्रभावितों तक सरकारी मदद पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सड़क मार्गों को खोलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को आधे घंटे का समय दिया, लेकिन कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। नाराज विधायक हरीश धामी ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई। वहीं हरीश धामी की नाराजगी के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या आपदा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने के चक्कर में कांग्रेस खुद के चक्कर में तो नहीं फंस गई है। करेंगे चर्चा, से पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 5000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। मानसून की बारिश ने चारों ओर कहर बरपाया है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल ये है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, 100 से अधिक सड़कें बंद हैं, जगह जगह पुल बह गए हैं, कई मकानों को भारी नुकसान है और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर टिहरी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए। और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ। 310 की उनकी हर एक जितनी बार भी आई है उनको उसको मैंने 58 में परिवर्तित करके सुना है। आज क्योंकि हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे जो कि ज़रूरी थे, चाहे वो विधेयक थे, चाहे वो बजट था, उनको हमें उन पर चर्चा भी होनी थी। इसलिए उसको मैंने अस्वीकार किया। उनका जो 310 का 58 हमने लिए उनके, लेकिन 310 वाला जो उनका सूचनाएं थी उसको मैंने अस्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जब सरकार और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब बातचीत की, उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का समय इसमें दीजिए, हम आधा घंटा में अपनी बात कहना चाहेंगे। मैंने विनिश्चय देने के बावजूद, शायद परंपरा भी नहीं और नियम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड का मुद्दा था, मैंने स्वीकार किया और उसके बाद उनको बोलने के लिए कहा। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा।
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को आधे घंटे का समय दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। नाराज विधायक हरीश धामी ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई। वहीं हरीश धामी की नाराजगी के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और कई तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका। अपने नेता पर लगा वहाँ समय की कि मुझे भी कुछ समय के लिए नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने शायद नाराजगी दिखाई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें बुलाया भी किया, और ये कर्तव्य बनता है एक पार्टी के जो बड़े नेता जिनकी जिम्मेदारी होती है कि किस विधायक को कहां पर सदन में बुलवाना है, सत्र में बुलवाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हरीश धामी जी ने ये प्रश्न चिन्ह अपने ही नेताओं के ऊपर लगाया तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कुछ दाल में काला नजर आता है। और हरीश धामी जी क्योंकि जब भी कोई बात बोलते हैं तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से बोलते हैं, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने समय मांगा और उनकी पार्टी ने नहीं दिया तो ये वाकई एक निराशाजनक विषय है और इसमें उन्हें मंथन करना चाहिए। देखिए, आपदा से पूरा उत्तराखंड प्रभावित है। ऐसी कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां आपदा से क्षति ना हुई हो। जगह जगह मार्ग बाधित है, नेशनल हाईवे तक जगह जगह से अवरुद्ध हुए पड़े हैं। और केदारनाथ आपदा में तो आप देख लीजिए, आज इतने दिनों बाद भी सरकार लापता लोगों का और मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बता पा रही है। तो क्या आपदा प्रबंधन है? और इतने दिनों बाद भी जो है मुआवजे की कोई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है। मुआवजे की घोषणा तो दूर छोड़िए, आप आपदा में हुए नुकसान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, रो रो करके उनके परिजनों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार जो है उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है। 2013 की आपदा अगर आपको याद होगी, उस समय जो भी नुकसान हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जनता को, जो भी पीड़ित थे, प्रभावित थे, उनको स्वयं मूल्यांकन की छूट दी थी कि आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर आपदा के मुद्दे पर सड़क से सदन तक सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां विपक्ष का आरोप है कि सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से फेल है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष बेहतर व्यवस्था का दावा कर रहा है। देखना होगा आपदा पर मचा सियासी बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन प्रचारे जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन मणि डोबाजू, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और जहाँ पर बारिश हो रही है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, कई घटनाएं उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। शुरुआत नवीन जी आपसे करते हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आपने मुआवजे तक का ऐलान नहीं किया है। जो नुकसान हुआ है आप उस नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं यश जी, नुकसान तो दिख रहा है, जो दिख रहा है तो उसको मानना क्या तो प्रत्यक्ष है और सरकार उस पर काम कर रही है। चाहे केदारनाथ में आपदा हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में आपदा हो, सरकारी
तंत्र, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर चिंतित हैं, प्रशासन काम कर रहा है। तो इसमें ये कहना कि हम नहीं मान रहे तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सवाल बेवजह उछाला जा रहा है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार जरूर ज्यादा बारिश आई है। पहले से ही बारिश का बताया था कि 50 से 60% बारिश ज्यादा हो सकती है, वर्षा का अनुमान था। उसके मुताबिक सरकार ने पूरे काम किए और उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो दैवी या प्राकृतिक आपदा है वो पूरा अपना उसने पूरा जाल फैलाया हुआ है और उसमें काफी जन धन की हानि हुई है। तो उत्तराखंड उससे बचा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार लगातार काम कर रही है ताकि किसी तरह से राहत मिल सके जनता को, और जहां जहां जरूरत पड़ रही है सरकार उसको देख रही है और मुआवजा भी दे रही है। नहीं, मुआवजा तो नहीं मिला। कितने लोगों को मदद कर दी गई है? कोई आंकड़ा है कुछ कहीं पर है कि कितना लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, उनको क्या दिया जा रहा है, कैसे उनकी मदद की जा रही है? सिर्फ निरीक्षण करने से, सिर्फ जायजा कर लेने से बात खत्म तो नहीं हो जाती? नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि पहले निरीक्षण होता है, निरीक्षण के बाद उसका जायजा लेने के बाद ही उसका बजट बनाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जहां जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो मकानों की क्षतिपूर्ति की जा रही है। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का नुकसान है उसको उसी प्रकार से क्षतिपूर्ति उसकी सरकार अपने हिसाब से कर रही है। जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं, जो तय किए गए हैं, उनके अनुसार हो रहा है। और ज्यादा आंकड़े चाहिए होंगे तो आपको बहुत जल्दी फिर मुझे भी आंकड़े लेने पड़ेंगे, सरकार से एकत्रित करने पड़ेंगे, बेहतर होगा। चलिए वापस आएंगे, गिरिराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, मैं उस पर बाद में आऊंगी हरीश धामी जी पर। उससे पहले मैं इसी पर आती हूँ कि आपदा जिस तरीके से आ रही है या उत्तराखंड का जो हाल है, और उस पर मुख्यमंत्री धामी जी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अपनी संजीदगी पेश कर रहे हैं, धरातल पर नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष को समस्या है। यशी जी, समूचा उत्तराखंड इस समय आपदा की चपेट में, समूचा उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है यशी जी। और पूरा जनमानस जो पर्वतीय क्षेत्र में वास कर रहा है वो इस समय पीड़ा में है, कष्ट में है। और सरकार की जो भागीदारी होनी चाहिए यशी जी, सरकार को इस समय इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ उनके बीच में होना चाहिए। इनके जितने मंत्रीगण हैं, जो प्रभारी, जो जिलों के इस समय जिलों के जो प्रभारी इनके मंत्री हैं, उनकी प्रेजेंस वहां पे होनी चाहिए। लेकिन आज जो स्थितियां हैं बड़ी विस्फोटक हैं, विकराल हैं यशी जी। अगर आप ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाती हैं और देखते हैं अगर आप लोग, तो आपको स्वयं ये आप जायजा ले सकती हैं कि जो इस ग्राउंड पे जो स्थितियां हैं, कहीं भी आज जो माहौल जो इस समय चल रहा है भाजपा के राज में, अगर विपक्ष अपनी तरफ से एक सवाल उठा रहा है कि आप एक बजट जो है केंद्र से अलॉट करवाएं, एक अलॉटमेंट जो है केंद्र से होना चाहिए बजट का, 5000 करोड़ के आसपास का नुकसान अगर हम लोग अपना एनालिसिस रख रहे हैं कि वाकई जो है नुकसान की भरपाई जो है लगभग 5000 करोड़ के आसपास आपको बजट चाहिए, तो वाकई अगर विपक्ष इस सवाल को रख रहा है और सरकार इस समय रूल भाजपा कर रही है, भाजपा से सवाल बनते हैं, भाजपा को निश्चित रूप से बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार जो है वो काफी मदद उत्तराखंड की करती है। अगर हम अभी का बजट देखें तो उसमें उत्तराखंड को भी दिया गया था पैसा, उत्तराखंड के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। ऐसा तो है नहीं और कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को अनदेखा कर रही है, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता। सिर्फ आरोप लगाने के लिए सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है यशी, प्रैक्टिकली आप अगर आपके पास बजट है, अभी आपने बात रखी भाजपा के प्रवक्ता महोदय से, आपने एक बात रखी कि आप लोग अलॉटमेंट जो आपने किया है अभी तक, जो क्षतिपूर्ति है, जो मकान ध्वस्त हुए हैं उस फ्लड में, आपने अभी तक उनको मुआवजा कितना दिया है? तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने अभी आपको जवाब दिया कि हम लोग अभी आंकड़े अपने देख के जो जिस हिसाब से हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके आंकड़े एकत्रित करके आपके सामने रखेंगे। तो आप स्वयं समझिए कि 1.5 महीने का समय, 2 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, 4560 दिन का। आप इस बीच में जनता के बीच में जाके जो मरहम लगाने का जो कार्य अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है कि इमोशनली और सेंटिमेंट्स इस समय साथ में होने चाहिए, अगर मरहम लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो आपके प्रभारी जो मंत्रीगण हैं, आपके विधायकगण हैं जो असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, वो कितना उनके बीच में, आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं।
आज आपने विधानसभा का सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र के नाम पे 3 दिवसीय आपने सत्र बुलाया। आप स्वयं सोचो वहां क्या स्थितियां थी। सवालों का विपक्ष के पास पुलिंदा था, यशी अंबार था सवालों का। आप लोग कितने सवालों को सुन पाए, आप स्वयं सोचिए। अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन अगर हमने राजधानी अगर बनाया है गैरसैंण वॉकआउट कर गए आप नवीन जी, अगर वाकई ग्रीष्मकालीन सत्र अगर चलाना है, हमने पहले ही कहा था कि आप इसको हो अल्लाह का भेद चला देंगे इस सत्र को। नवीन जी 60 दिन का समय होना चाहिए। आप 3 दिन की अवधि में क्या सुन पाएंगे? अरे तो आप 3 दिन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कांग्रेस में इतनी कुवत नहीं है कि वो आधे घंटे का समय भी उपयोग में लाए। आधे घंटे का सदुपयोग नहीं कर पाए आप लोग। ये सवाल बनते हैं यशी जी। आप अपने विधायक से पूछिए। ठीक है नवीन प्रशाली जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए। समूचा उत्तराखंड विकास शून्य हो चुका है, सुनिएगा। ठीक है, आज स्टेट प्लान के नाम पे एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हो। गिरिराज जी मैं वापस आती हूँ, आपके पास, रुकेगा। पीसी थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं? यूं तो पहाड़ में आपदा का चोली दामन का साथ है और कालांतर से हम आपदाओं को फेस करते आए हैं, लेकिन आजकल जो विकास की एक नई समीकरण भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है इस पहाड़ में, उसने पूरे पहाड़ को उजाड़ के रख दिया। और आपने देखा होगा कि पहले भी जो स्थिति चाहे जोशीमठ में हुई हो, चाहे सिलकारा टनल में जिस तरह मजदूर दब गए और मशीनें लाने के लिए फिरती रही राज्य सरकार, कभी मध्य प्रदेश और कहां से मशीनें बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचाई है, तब जाके कुछ जो लोगों ने जो मजदूर थे उन्होंने किसी तरह से वहां से निकाला। आज ये है कि ये मुख्यमंत्री इतनी युवा मुख्यमंत्री है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। वो उछल कूद इतनी जोर की मचाता है कि अगर कहीं एक पत्थर गिरता है वहां उनकी पैनी नजर वहां पूरे एक लौ लश्कर के साथ पहुंच जाता है। पहले हम देखते थे कि जब आपदाएं आती थी तो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम वो रखते थे, संज्ञान लेते थे, उसको मेजरमेंट करते थे कि कितना किसको हुआ, क्योंकि वो व्यक्तिवार जानते थे। अब ये मुख्यमंत्री शुरू में ही जब चले जाता है और उसके बाद जो ये पटवारी, वैसे भी सिस्टम फेल है, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, ये तमाम लोग ये निष्क्रिय फोर्स बन चुकी है उत्तराखंड में। और जब मुख्यमंत्री पहले ही आकर अपनी तस्वीर खिंचाकर अपनी पैनी नजर के माध्यम से उस स्थान में आकर चले जाता है, उसके बाद अभागे पीड़ितों को ये उनके हवाले कर देता है, जो भ्रष्टाचारी तंत्र के प्रमुख हिस्सा बन जाते हैं। वो जिसको चाहे दे, मुख्यमंत्री को क्या, मुझे ये नहीं समझ आता। पहले एक सेकेंड थपलियाल जी, मुझे एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि अभी तक हम ये सुनते थे मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहा, मुख्यमंत्री जी गायब हैं, मुख्यमंत्री जी पहुंचे नहीं, मुख्यमंत्री जी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख नहीं रहे। एक मुख्यमंत्री जो इतना सजग है, आपने खुद कहा कि एक पत्थर भी गिरता है तो मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं, उनकी इतनी पैनी नजर है, तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री जरूरी भी है? आप क्यों डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए? अब आप कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पहुंचना चाहिए, जब 2-4 लोग मर जाएं उसके बाद मुआवजा देने के लिए वो पहुंच जाएं। आ जाते हैं और पीड़ित लोग पटवारी या तहसीलदार के हवाले हो जाते हैं। अब वो जो चाहे, देखिए अगर मुख्यमंत्री बाद में, देखो आज अगर युद्ध हो रहा है और टर्नल युद्ध स्थल पे पहले निरीक्षण करने चले जाए तो पलटन कभी जीतेगी नहीं। हम फौजी हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से प्लानिंग दूर से, आपने देखा होगा अनुभवी मुख्यमंत्री नयन दत्त तिवारी अपने कमरे के अंदर से पूरे उत्तराखंड को नियंत्रित कर देते थे और विश्व की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को अपने कमरे के अंदर से उन्होंने यहां बुला दिया। ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री दौड़ के जाता है, तस्वीर खिंचाता है और उन पीड़ितों को उनके हवाले कर देता है। आप ये देखिए आज उत्तराखंड की सरकार के पास एक जेसीबी तक नहीं है, जो मैं खुद फेस किया हूं, जब बड़ा पत्थर। थपलियाल जी, एनडी तिवारी जी का कार्यकाल तो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, ना कभी कवर करने का मौका मिला, लेकिन निशंक जी के बाद से मैं जितना उत्तराखंड को समझ पाई, निशंक जी के बाद से मैं लगातार देख रही हूँ, मुझे ऐसा कोई मुख्यमंत्री नजर नहीं आया
मैं जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लूं, मैं तीरथ सिंह रावत की बात कर लूं, मैं हरीश रावत की बात कर लूं, मैं निशंक जी की बात कर लूं, जितना एक्टिव मुझे लगता है धामी जी हैं, उससे पहले के मुख्यमंत्री भी इतने एक्टिव नहीं थे, ना वो काम कर रहे थे। मैडम, मुख्यमंत्रियों का काम फाइलों में और प्लानिंग में होना चाहिए। उनका काम वहां नहीं होना चाहिए। हेलीकॉप्टर में कितना वो लग जाता है ईंधन, कितने का नुकसान होता है। जो आदमी वहां दिखाई दे रहा है आपको फूल बरसाते हुए कांवड़ियों में, और यहाँ देहरादून को पूरा स्टैंड स्टिल कर दे रहा है, वहां भी फूल बरसा रहा है कि साहब वो यात्रा निकल रही है, शिव की यात्रा सड़कों पे। ये मुख्यमंत्री का काम है? क्या बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री का काम, मैं बोल रहा कि इनका काम जितना बड़ा अधिकारी होगा, मैं बोल जनरल कभी बंदूक लेके तो रणस्थल पे नहीं जाता है। जनरल प्लानिंग करता है कि फौज उस तरह किस तरह से एक्टिव हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री का काम होना चाहिए कि उसके कार्य डीएम, उसका एसडीएम, उसका तहसीलदार, उसका पटवारी सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये वहां पे हफ्ता बाद जाता, लोग बोलते कि साहब ये पटवारी बकस बात कर रहा है, ये रिश्वत मांग रहा है, तब जाके मजा आता कि ये है, ये लोगों की समस्याएं सुनने जा रहा है। वो तो पहले ही दिन पत्थर गिरने में चले जाता है। ये हमें समस्या है। ऐसे दौड़ भाग वाला मुख्यमंत्री फायदेमंद नहीं है मैडम। मैं बोल रहा हूं कि आपको इस चीज को समझना होगा, और लोग यही तो देखते हैं कि लोग देख रहे हैं कि साहब ये पहले पहुंच रहा है इसलिए पहुंच रहा है, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री का काम नहीं है वहां जाकर। आप टनल में बैठ गया उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री, सिरक्यारा कितना दूर था, तमाशा मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री वहां बैठ गया, लोग बोले वाह भाई वाह ये वहां बैठ गया, लेकिन मशीन कहां? मशीन आई नहीं। आज अब मशीनें प्रोवाइड करो, आप ऐसी जेसीबी प्रोवाइड करो जो मिनट में, वो हमारा दुगड्डा में 2 दिन से खोल ही नहीं पा रहे रोड को, एक जेसीबी लगी हुई है, एक जेसीबी के भरोसे वहां पे काम चल रहा है। तो ये स्थिति है मैडम, ये राज्य बिल्कुल मिसमैनेज हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है। आपदा के पास जैसे अभी जो धामी वाला चक्कर जो देख रहे हैं आप, वो भी एक ऐसी नौटंकी रची गई है जिससे कि जो हरीश और धामी, उसके दोनों चीजें उसमें मिक्स है। वो हरीश अब धामी की ओर जा रहा है, ये हमको दिख रहा है, और उसके माध्यम से वो बोले तू आ इधर, तेरे को देंगे हम। यहाँ तो ऐसी रणनीति, ऐसे इस पर आएंगे, हमारी स्वामी पर भी बात करते हैं। जरा आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जिस तरीके से आपदा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ हरीश धामी जी, जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि वो पहाड़ की अनदेखी कर रहे हैं। चर्चा इसी पर कर रहे हैं रतन मणि डोभाल, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतन मणि जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक और जहां आपदा आई हुई है, मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं निरीक्षण कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, मुआवजा नहीं दिया गया है, जो पीड़ित है उनका कोई अभी तक आंकड़ा नहीं है कि कितना नुकसान है, क्या आकलन है। साथ ही साथ जो हरीश धामी जी ने अपनी सरकार पर पहाड़ की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है आपदा का। ये आज से नहीं है, वो ठीक है, सब लोगों ने कहा है कि पहाड़ का और आपदाओं का चोली दामन का साथ है। और हम पहले हमारे यहाँ तो बेला कुची का और अगस्त मुनियर, ये तमाम उन पर तो गीत भी चले हुए हैं पहाड़ों पे जो आपदा। लेकिन ये नदियों की आपदा है। ये एक अभी जो आपदा आ रही है, ये हमारे विकास की आपदाएं हैं। ये मतलब कि मानव जनित आपदाएं अधिक हो रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस आपदा में देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात आपको, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है,
उस हमें ये बताया गया है कि हमने संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं और उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन पर निगाह है। तब फिर ये जो जनहानि हो रही है इसका कारण क्यों है? इसका मतलब अगर आपने कोई नदी या कोई पहाड़ी क्षेत्र, भूस्खलन वाला क्षेत्र आपने चिन्हित कर दिया है कि यहाँ भूस्खलन हो सकता है, तो फिर वहां डिजास्टर मैनेजमेंट भूस्खलन होने के, तबाही होने के बाद क्यों जा रहा है? उससे पहले क्यों नहीं उनकी ड्यूटी वहां पर है कि ताकि लोगों को सचेत करें कि भाई अभी बारिश हो रही है और यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, आप रुक जाइए। लेकिन जब लोग मर जा रहे हैं तब आप कहीं भागा दौड़ी कर रहे हैं, कहीं जेसीबी ढूंढ रहे हैं, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं उसको बहुत बीजेपी और कांग्रेस की उस राजनीति पे नहीं मैं ले जाना चाहता। मैं वो जो जीवन हम तबाह कर देते हैं, जो जीवन हमारे चले गए, हमने देखा है कि घनसाली में किस तरीके से माँ भी बेटा भी 3 साल के बच्चे भी वो जमींदोज हो गए। उस मकान के साथ वो बच्चे की दादी की हालत आप समझ सकते हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें भी बड़ा उसका महसूस होता है कि उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। अभी 4 जो मजदूर हैं, कल की घटना, ये तो आज ही अखबारों में कि वो मलबा आया और उसमें दब गए। तो अगर चिन्हित स्थानों पर भी ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रहा है तो वो कब काम करेगा? किस काम का? जब मर जाएंगे लोग तब आप जाएंगे उनकी लाशें उठाने के लिए, तो ये कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है आप सहमत ना हो उससे। और जहां तक मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री की मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उनको खुद भागना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी का दूसरा आदेश है कि सारे मंत्रियों को कि आप प्रवास करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में जो उनको अलॉट किए गए हैं, प्रभारी मंत्री हैं। कोई एक मंत्री वो हम बता दे कि किसने वहां रात बिताई है। और ये अगर तब मुख्यमंत्री का मजबूरी है कि उसको भागना पड़ रहा है, और ये उनके भागने से ये हो रहा है कि पूरा सिस्टम तो उनके पीछे लग जाता है फिर कि मुख्यमंत्री को साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बदतमीजी ना कर दे। स्वाभाविक बात है, नहीं होना चाहिए वो, लेकिन ऐसे भीड़ के गुस्से के उसमें कभी कभी राजनीतिक लोग, वो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा मुख्यमंत्री है तो हमें भी गुस्सा आता है तो हम भी कुछ उनको बोल देते हैं। और इसलिए वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा नेता, उसके साथ ऐसा ना हो तो वो सारे उसमें लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसमें जो बचाव और ये जो कार्य है उसमें दिक्कत आती है। मेरा ये अभी भी ये मानना है कि ये सारी चीजों में बहुत सारा, मैं फिर उसी में बात पे लौट रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी जो विनाश हो रहा है, जो आपदाएं आ रही हैं, इस आपदा के विनाश में मानव जनित विनाश अधिक है और प्राकृतिक कम है। लेकिन ये सारे लोग जो मिलके उसको प्रकृति पे थोप देते हैं कि प्राकृतिक आपदा जी किसी के बस के नहीं है। अरे ये हमने बेबस कर दिया है, वो तो हमारे बस में था। लेकिन हम जब आपने स्थान बना रखे हैं, कौन इसकी कोई जिम्मेदारी आज तक किसी ने ली नहीं। ना तो कोई मंत्री जिम्मेदारी लेता, ना कोई अधिकारी लेता, ना डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सचिव लेता, अधिकारी। तो जब हम जिम्मेदारी लेने को ले तो तैयार नहीं है तो आप समाधान नहीं कर सकते हैं। ऐसे रगड़े वगड़े आते रहे, लोग मरते रहेंगे, आप लाशें उठाते रहेंगे। बता अभी तो बताना भी बंद कर दिया कि केदारनाथ उसमें कितने लोग मर गए, कोई बताने को तैयार नहीं है। ये बहुत पीड़ा की बात। नवीन पिरशाले जी, मुख्यमंत्री जी को धरातल पर इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि उनके जो विधायक हैं या जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भाग भाग कर काम करना पड़ रहा है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनको लगता है कोई नहीं सुन रहा तो हम ही कर लेते हैं। अनम्यूट कीजिएगा नवीन पिरशाले जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, ये सरासर निराधार बात है कि मुख्यमंत्री जी अगर काम करते हुए दिखाई दे तो मुख्यमंत्री जी सब ही दिखाई दे रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री ना दिखाई दे तो फिर मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे। मुख्यमंत्री करे तो क्या करे? आप देखें कि मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, सरकार वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। तो चाहे कोई भी हो, विपक्ष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने अपने हिसाब से समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, सरकार सभी प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। जो हमारे प्रभारी मंत्री वो भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा केदारनाथ में आपदा आई थी तो प्रभारी मंत्री बहुगुणा जी वहां पर गए थे,
तो यही विपक्ष था, कह रहे थे कि बहुगुणा जी का उनका क्या काम है वहां पर, वो क्यों गए वहां पर, मुख्यमंत्री क्यों गए, मुख्यमंत्री चले गए थे वो क्यों गए, फिर सांसद क्यों चले गए। भाई जहां पर आपदा आती है, जो जो जनप्रतिनिधि है वहां के सांसद भी जाएंगे, वहां के प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, संबद्ध विभाग के मंत्री भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, और प्रशासन की टीम भी लगी है। प्रशासन की टीम के अलावा मैं आपको बता दूं यशी जी कि कई लोग जो अभी हाईलाइट ही नहीं हुए, वो लोग भी अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं उन आपदाओं में। वो उन लोगों का नाम बाहर नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ टाइम बाद बाहर आए नाम, लेकिन वो लोग भी सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार जो जनता के बीच जा रहे हैं ताकि जितनी से जितनी जल्दी हो स्थिति बहाल की जा सके, स्थिति को ठीक किया जा सके। तो बहुत सारे लोग लगे हैं, बहुत सारा तंत्र लगे हैं। अब उसमें ठीक है मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी समीक्षा हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कवर कर रहे हैं, मीडिया कवर कर रही है, और मीडिया में ही मुद्दा भी बन रहा है। तो ये मैं बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ये मानता हूं कि सरकारें बहुत सारी आई और गई उत्तराखंड में, लेकिन जिस प्रकार की सरकार हुई भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूं कि ये सबसे मुस्तैद सरकार है। मुख्यमंत्री ऊर्जावान है और अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करके इस प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, इस प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। जनता उस बात को समझ रही है। चलिए, अभी यहाँ पर गिरिराज जी यही बात कह रहे थे कि आपने अभी तक आंकड़े तक नहीं आपको पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई स्थिति का आकलन नहीं है। ठंडे बस्ते में ऐसा लग रहा है चीजें चली जाए, या केंद्र सरकार जो है वो कुछ मदद करे। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं यशी जी, सारे सरकार के आंकड़े मुझे याद होंगे, ये जरूरी नहीं है कि सरकार का कौन सा आंकड़ा आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ लेंगे। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर सरकार का प्रवक्ता होता तो मैं पुलिंदा लेके साथ में घूमता। मैं ये बता रहा हूं आपको, जो दिख रहा है वो कोई छुपाई हुई बात भी नहीं है, आपके सामने दिख रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें जा रहे हैं, बाढ़ आपदा क्षेत्र जहां पर है वहां प्रभावितों को सांत्वना दे रहे हैं, उनके लिए यथासंभव जो सहायता हो सकती है उसको कर रहे हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे अन्य प्रशासन हो, काम कर रहा है। तो फिर उसमें देखने वाली बात क्या है, ये बताइए ना। और जब आपदा की चर्चा की बात आती है, यही विपक्ष नदारद हो जाता है, वॉकआउट करता है। इनके खुद विधायक इनसे शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे विपक्ष, जो मृत विपक्ष है उत्तराखंड में, उस विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनसे केवल यही उम्मीद की जा सकती है कि उलझुल सवाल पूछे, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें। लेकिन उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हैं और उत्तराखंड का विकास हो रहा है। विकास ही तो ले डूब रहा है उत्तराखंड को। इतना विकास आपने कर दिया चौतरफा कि वो एकदम आग बन के बरस रहा है उत्तराखंड की धरती पर। विकास होगा तो मिट्टी भी खिसकेगी, वहां से थोड़ा मिट्टी अगर डंपिंग जोन कहीं पे क्या है करें विकास, फिर सुनिए ना, फिर हम ये मान के बैठ जाएं लोग मरते हैं तो मरते रहे, मिट्टी धसकती है तो धसकती रहे, पहाड़ गिरते हैं तो गिरते रहे, हमें क्या करना है? हम तो विकास कर रहे हैं, थोड़ा विकास होगा तो मिट्टी तो गिरेगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं, आपसे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अगर एक भी किसी की जान का नुकसान होता है तो सभी को उसमें चिंता होती है, पूरा प्रशासन उसमें चिंतित रहता है, और सबकी चिंता है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे प्रदेश के सदस्य हैं। अगर किसी का भी जान माल का नुकसान होता है तो हमारा नुकसान है, ऐसे ही समझा जाता है, और ऐसी भावना से सरकार काम भी करती है। आप ये देखिए कि गिरिराज जी का रुख करते हैं, वापस आते हैं। गिरिराज जी, हरीश धामी जी कह रहे हैं कि आप लोग खुद पहाड़ की अनदेखी कर रहे हैं, पक्ष तो कर ही रहा, विपक्ष भी कर रहा है, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? पहाड़ वाले कहां जाए बेचारे? जी, अभी थपलियाल जी ने एक बात रखी कि अगर एक पत्थर भी कहीं पे गिर रहा है तो मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं। आप स्वयं सोचिए यशी जी कि आज जो स्थितियां हैं, सीएम साहब और जितना भी ब्यूरोक्रेट है, सुन लीजिएगा, इनमें कम्युनिकेशन गैप बन चुका, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सुन लीजिए। और वाकई ये गलत नहीं है कि ब्यूरोक्रेट जो है, जिसको मोर्चा संभालना चाहिए, चाहे वो डीएम से लेकर पटवारी तक, जो थपलियाल जी ने बात रखी, पहले मोर्चा संभालना चाहिए यशी जी। उसके बाद अगर वाकई कहीं पे लकुना नजर आता है तो सीएम साहब की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी डोभाल जी ने भी एक बात रखी यशी जी कि जितने भी फ्लड आने से पहले जो सेंसिटिव जोन थे उसमें आपने उनको अलर्ट मोड में क्यों नहीं रखा? आपदा प्रबंधन जो विपक्ष के द्वारा बार बार ये बात रखी जा रही है कि सुप्तावस्था में कोई भी स्थिति में आपदा प्रबंधन आपका है,
प्रदेश में जो काम कर रहा है वो सोई भी स्थिति में है। लास्ट मोमेंट पे आप लोग अलर्ट होते हैं यशी जी। इससे पहले वनाग्नि का जो मुद्दा था, आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट पे जब गिरिराज जी अपनी आंखें खोल लो, देख लो, लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, आपको कहां से दिखेगा बताइए, कहां से दिखेगा? आप तो हरीश धामी जी की बात पर कीजिए, आप चार धाम में आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी अनर्गल बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ मृत्यु विपक्ष है, आप इसमें बोलिए। सुनिएगा, हरीश धामी जी ने क्या बोला उसको बोलिए। अभी तो नवीन जी सुनो, अभी एक बात, आधे घंटे मैनेज नहीं कर पाती है जो विपक्ष, आधे घंटे में मैनेज नहीं कर पा रही अपने आप को, आधा घंटा भी, उनको अगर एक साल भी दे दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा सदन में। ये सुनने की क्षमता नहीं है इन लोगों, नहीं तो सुनेंगे, तो सुनने लायक बात सुनी जाएगी ना। और लोगों ने बात की, सुन रहे हैं, आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, सुनने लायक ही नहीं है। प्लीज नवीन जी प्लीज। फरसाली है, नवीन फरसाली जी ने एक बात रखी, मृत्यु विपक्ष बोला इन्होंने, आप बहुत गलत बोल गए नवीन जी। आज विपक्ष जो मैंने बिल्कुल सही बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ मृत्यु विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस उत्तराखंड में। विधायकगण, जितने भी विधायकगण हमारे रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, सुन लीजिएगा, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र से जो विधायक गिरिराज जी आपने देखिए विपक्ष सत्ता पक्ष को कोस लिया ना, ठीक है, सत्ता पक्ष को कोस लिया, सभी कोस रहे हैं। अब मुझे ये बताइए जरा, थोड़ा सा हरीश धामी जी पर भी फोकस करिए ना, वो क्यों कह रहे हैं कि अपनी पार्टी, जो खुद की पार्टी कांग्रेस है, वो पहाड़ की अनदेखी कर रही है। यशी जी सुनिएगा, सुनाइए। हरीश धामी हमारे जो है बड़े सुनिएगा, बड़े जुझारू विधायक, असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा, डिबेट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की वाकई जो पीड़ा है उसको रखते हैं असेंबली में। तो आप रखने क्यों नहीं देते? अगर सुनिएगा 3 दिन की जो अल्प अवधि, सुनिएगा 3 दिन की अल्प अवधि जो उन्होंने आउट की सत्र के रूप में भाजपा ने भरारी शरण में, आप स्वयं सोचो, अगर वाकई, सुनिएगा नवीन जी और यशी जी, मैं आपको एक बात रखना चाहूंगा, अगर हरीश धामी हमारे विधायक है कांग्रेस पार्टी के, अगर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, गुस्सा दिखाया है, तो वो इस बात का द्योतक है, इस तरफ वो इशारा करता है। उनका ये जो स्टेटमेंट था अभी, जिसको आप नाराजगी बोल रहे हैं कि नाराजगी है उनको, अपने पार्टी से भी नाराजगी है, वो जो बोल गए वो इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से उनके जो पीड़ा, उनके अपने क्षेत्र के लिए अपनी पीड़ा है, अपने क्षेत्र के लिए पीड़ा है, या पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो पीड़ा है, वो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उसके पीछे कारण जो उसके मूल में 3 दिन की अल्प अवधि जो भाजपा ने रखी, 60 दिन की अवधि अगर भाजपा बोल रही है, क्या समझा रहे हो आप इस टीवी चैनल पर, क्या समझा रहे हैं? अगर 60 दिन वो कह रहे हैं मुझे 5 मिनट का टाइम मेरी पार्टी ने बोलने के लिए नहीं दिया, 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम नहीं दिया बोल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अगर सत्र आपने चलाना है, 5 मिनट का टाइम नहीं दिया हरीश धामी जी को आपकी पार्टी ने, इस बात से नाराज है। वाकई पर्वतीय हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया उनको, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने सुनी, उनकी बात बुला करके सुनी। अगर उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचने की बात अगर होती है, उस तक हेल्थ फैसिलिटीज आखिरी ग्रामीण तक पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, पर्वतीय क्षेत्र में पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिले, वहां का उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार का काम दिख रहा है। जितने भी सुनिए, आप मुद्दे पर आइए गिरिराज जी कि 5 मिनट हरीश धामी जी को आपने क्यों नहीं बोलने दिया? सवालों का पुलिंदा है, 3 दिन का आपने सत्र, अरे कहाँ पुलिंदा है, एक भी सवाल आपके नहीं है, पुलिंदा है बस। धामी जी नाराज होंगे और गिरिराज जी अच्छी बात, मुझे ये बताइए, अगर ऐसा होता कि आप नहीं सुनना होता उनको, या नहीं आपके प्रश्न रखने होते, धामी जी ने अलग से क्यों बुलाया हरीश धामी जी को? उनकी समस्या का भी समाधान किया उन्होंने। आप सुनिएगा, आप यशी जी सुनिएगा, मैं उतनी देर से सुनी। विधायक जो आते, विधायक जो है कांग्रेस पार्टी से, एक विधायक, चुने हुए विधायक, अगर वाकई जो है मुख्यमंत्री की अगर निगाह उन पे जाती है, सुन लीजिएगा, वैसे भाजपा के मंतव्य बड़े अलग अलग होते हैं, भाजपा किस मूड में है, किस हिसाब से वो फोकस कर रही है हमारे विधायक हरीश धामी जी को, लेकिन सुन लीजिएगा, हरीश धामी अपने आप में इतने ऑनेस्ट विधायक है हमारी पार्टी के, सुन लीजिएगा, अगर अपनी पार्टी की रीढ़ में सुन लिया गिरिराज जी, सब सुन लिया, इतने ऑनेस्ट से तो बोलने क्यों नहीं दिया? सुन लीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने अगर उनको फोकस किया, मुख्यमंत्री जी ने अगर उनको कंसंट्रेट किया है और बुलाया है, तो कोई एहसान नहीं किया है यशी,
अगर वो क्षेत्र की समस्या रखना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने अगर वाकई उस समस्या को सुनने के लिए उनको बुलाया है और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं, अगर नहीं भी बुलाते ना मुख्यमंत्री जी और उनके निदान की तरफ अगर जा रहे हैं गिरिराज जी, तो बहुत अच्छी बात। सुन लीजिए, अगर वो नहीं भी बुलाते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन उन्होंने बुलाया और अगर बुलाया, उनकी समस्या सुनी, निराकरण का आश्वासन दिया, तो ये समझ आता है ना कि सत्ताई पक्ष नहीं, विपक्ष के विधायकों की भी सुनवाई है। सुन लीजिएगा, एक विधायक जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याएं वो रखना चाह रहे हैं, हमेशा रखते हैं। क्यों नहीं रखने दिया? 5 मिनट क्यों नहीं दिए? वक्तव्य रखने के लिए दे देते 5 मिनट, क्या चला जाता आपका? यशी जी अब एनालिसिस पे आप अपना जो है आप सुनिएगा, आप अपनी एनालिसिस पे आप क्या उसमें सोच रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी की जो रीढ़ में बता रहा हूं आपको, कुछ जो विधायक है यशी जी, उनमें से एक हरीश धामी भी है जो वाकई पार्टी का पक्ष हरीश धामी पर क्या कहना चाहते हैं? रुकिएगा, ठीक है गिरिराज जी, अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, पीसी थपलियाल जी हरीश धामी जी के लिए क्या कहना? जो राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के एक ऐसे जननेता रहे पहाड़ में, हाँ। जो हमेशा पहाड़ की समस्याओं को उठाते रहे और वो बिना कपड़े बदले भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए। और वही जो राजेंद्र भंडारी, कुमाऊं का राजेंद्र भंडारी है हरीश धामी जी, वो भी जस्ट पिथौरागढ़ बद्रीनाथ से लगा हुआ पीछे वो है, वो भी पहाड़ी की ठेठ पहाड़ी विधानसभा है, जहां के वो एक जननायक है, समझो वहां के उनका बहुत लोकप्रियता है और इसलिए बड़ी वेव में भी 3 बार वो विधायक बन चुके हैं इस क्षेत्र के। अब लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि ये बिना कपड़े बदले नहीं, ये कांग्रेस को लहूलुहान करके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह से आप ये देखिए कि अपनी पार्टी को आप भी एकदम कांग्रेस फिर आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है? कांग्रेस तो चलिए अपना पक्ष रख रही है, मुझे एक बात बताइए, पहले सुन लीजिए पहले अपनी पार्टी को कटघरे में पहले सुन लीजिए, 1 सेकेंड सुन लीजिए। ये सब कुछ किया धारा हरीश जी का अकेले का तो है नहीं, उनको वक्त किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। 5 मिनट का समय उनको बोलने के लिए कांग्रेस ने नहीं दिया, उन्होंने एक अपना वक्तव्य रखा। अब तो उसके बाद का प्रोसेस है कि धामी जी ने उनको बुला लिया, वो जाते हैं नहीं जाते हैं वो भी उनकी मंशा, उनकी धारणा, लेकिन सुनवाई तो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई ना। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने एक निर्णय लिया तो उस निर्णय में कुछ ना कुछ तो था कि भाई 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी समस्याओं का हल इस विधानसभा से नहीं होने वाला, इस मुद्दे पे बाहर वॉकआउट करी कांग्रेस। और जब आज की तारीख में जो कम्युनिटी सेल इतना मजबूत है सोशल मीडिया, कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसने 2 मिनट में मुख्यमंत्री को मिल लिया और मुख्यमंत्री जी ने जादू की छड़ी घुमाकर पिथौरागढ़ उसके विधानसभा की प्रॉब्लम में हल कर दी। और लेकिन जी आप ये देखिए, मेरे को इसमें, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मेरे को इसमें षड्यंत्र लग रहा है। ये बहुत सीधा साधा नहीं है ये जो चल रहा है, इस तरह से बोलना मेरी पार्टी ने टाइम नहीं दिया। अरे तेरी पार्टी ने टाइम नहीं दिया, तुमने 5 मिनट अगर नहीं, बोल भी दिया, उनका वक्तव्य मैंने सुना, हमारी रिपोर्ट में भी वो वक्तव्य था पीसी थपलियाल जी। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मेरी पार्टी ने वक्त नहीं दिया, उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पहाड़ की अनदेखी कर रहे हैं, ये उनका वक्तव्य है। लेकिन अपनी पार्टी पे अटैक करते हुए, देखिए राजेंद्र भंडारी भी भारतीय जनता पार्टी पे साल अटैक करते रहे, लेकिन बिना कपड़े बदले वहां चले गए। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मदद कर रहा है कि पूरे 3 दिनी सेशन में, जिसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था 3 दिन की मजाक के लिए, 3 दिन की टूर बचाने के लिए, वहां पर्यटन की तरह विधायक वहां पे गए, जहां कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस व्यक्ति के तीर ने, पहाड़वाद के हथियार ने कांग्रेस को बैकफुट पे लिया है। कांग्रेस। रतनमणि डोभाल जी, आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया फटाफट कम शब्दों में चाहूंगी मैं। देखिए, धामी जी ने
और धामी जी का फायदा उठा लिया। और राजनीतिक मतलब लोग हैं तो वो राजनीति तो करेंगे, इससे तो किसी को रोका नहीं जा सकता है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी की फजीयत कर ली विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, तो धामी जी ने उसका अवसर क्यों गंवाते हुए उन्होंने उनको वेलकम कर लिया कि बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, वो हम क्या कर सकते हैं। वो चले गए उनके पास। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पार्टी डेमोक्रेसी भी होती है कि अगर आपको पहले मैं सुन रहा था विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने, उन्होंने कहा कि कोई समय नहीं था और ये इसके बावजूद भी कि चूंकि प्रदेश में आपदा तो है, उन्होंने भी कहा ये समस्या थी और इसलिए आधा घंटे का समय निर्धारित किया गया था कि लोग उस पर आधा घंटे में चर्चा कर लें। और उसमें वो चर्चा हुई और फिर कांग्रेस विधायक दल ने अपना कोई निर्णय लिया कि भाई इसमें इतने कम समय में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई सभी क्षेत्रों के मुद्दे नहीं आ सकते, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और इस पर मैं समझता हूँ ये जो हरीश धामी है इन्होंने अलग लाइन ली कि नहीं आधा घंटे मुझे ही बोलने आप देते तो मैं कुछ बहुत कुछ कर लेता, और उनको बोलने नहीं दिया। ये हालांकि उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है उसमें वो रखते हैं, लेकिन कांग्रेस में वो परंपरा नहीं है जो जिसकी जैसी मर्जी आती है वो सब करते रहते हैं। ये बीमारी है, कांग्रेस के अंदर एक बीमारी है, वो बीमारी के वो शिकार हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं राहुल गांधी के पास भी जाऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास भी जाऊंगा, और उन पे जाने से पहले वो धामी जी के पास चले गए। तो ये अपने आप में कुछ और भी चीजें पक रही होंगी, कांग्रेस में पकती रहती हैं ये। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये 3 दिन का समय होता है, इस सत्र का अवधि बढ़ाई जानी चाहिए थी। प्रदेश में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो पहाड़ का है, चाहे मैदान है, बहुत सही बात है कि 3 दिन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। ये बात सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए थी, हालांकि सत्ता पक्ष ने इस बात को नहीं समझा और खामखा में ये आक्षेप भी लगा दिया कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। ऐसा नहीं है, मुद्दे बहुत है, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, ये सच है। गिरिराज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद नवीन प्रशाली जी मैं आपके पास आती हूँ। यशी जी, अभी जो बात रखी जा रही थी, हरीश धामी जी का जिक्र हो रहा है लगातार, वो हमारे वाकई जो है डिवोटी है कांग्रेस। सुन लीजिए, वो कांग्रेस पे रहेंगे, बने रहे डिवोटी, बहुत अगर लग रहा है बिल्कुल बने रहेंगे। सुनिएगा यशी जी, लेकिन मूल में अभी डोभाल जी एक बात बोल गए, उन्होंने जो ये इतनी अल्प अवधि का सत्र था 3 दिन का, आप स्वयं सोचिए यशी जी, इसके मूल में आप स्वयं आपको भी बोलना चाहिए कि वाकई ये आहूत होना चाहिए था। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर भरारी कैसे बोले सर, शुरुआत में 3 दिन का फरमान आया था, उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। 60 दिन का सत्र, सुन लीजिएगा, 60 दिन का सत्र चलना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। 60 दिन का सत्र गैरसैंण में चलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी सरकार में कितना 60 दिन का चला है तो आपको भी पता है गिरिराज जी, लेकिन कम से कम नहीं तो हफ्ता भर तो चलता ही, लेकिन ये हफ्ते भर भी नहीं चल पाया। 3 दिन में बताइए सत्र खत्म हो गया। सभा क्षेत्र की समस्याओं को पूरी तरह से रख नहीं पाए और थोड़ा सा आवेश में आए, गुस्से में आए, तो निश्चित रूप से ये नेचर होता है, मानव का एक नेचर है ना, इंसान का ह्यूमन नेचर होता है। इसमें आप ये नहीं कयास लगा सकते कि नहीं साहब। और सुनिएगा, मुखिया जो होता है प्रदेश में, वो विपक्ष के विधायकों का भी मुखिया, मुख्यमंत्री, वो अगर सुन रहा है किसी विधायक को विपक्ष के और बुला रहा है, अगर मुखिया मुख्यमंत्री बुला रहे हैं और सुन रहे हैं और उसका निदान भी कहीं निकाल रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र का, तो निश्चित रूप से तो इसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, करना चाहिए था ना अप्रिशिएट। आपने किया भी तो नहीं, आप अप्रिशिएट कर लेते, बात वहीं खत्म हो जाती है, मैं स्वयं कयास खत्म हो जाता। अगर वो निदान की तरफ जाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान अगर वाकई करते हैं तो एप्रिशिएशन मिलेगी उनको। चलिए ठीक है, लेकिन अगर नवीन प्रशाली जी 3 दिन का वक्त आपने, 1 सेकंड रुकिए जरा, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ 3 दिन का सत्र आपने आहूत किया। जब 3 दिन के सत्र की बात हुई उस वक्त भी हम चर्चा कर रहे थे और ये कहा गया था कि 3 दिन में जाहिर है कि सवाल नहीं पूछे जा सकते, जिसमें 1 दिन आपका शोक संवेदना में चला जाता है, फिर 2 दिन आप थोड़ा बजट भी है उसमें और तमाम चीजें थी, और इतना वक्त काफी नहीं था। उसके बाद भी आप कह रहे थे विपक्ष के पास सवाल नहीं है तो हम क्यों आहूत करें, क्यों नहीं करें। विपक्ष के पास सवाल थे, ऐसा नहीं था कि विपक्ष के पास सवाल नहीं थे, लेकिन आपने पूछने का मौका ही नहीं दिया। आपने 3 दिन में ऐसे वाइंड अप किया और ऐसे वहां से निकले, कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद आप ठीकरा भी इसी पर फोड़ रहे हैं कि लोग कांग्रेस के पास तो सवाल ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा सर? जी यशी जी, आपने देखा होगा 1 घंटे की लगभग बहस आपने कर ली है और विपक्ष से क्या निकला, 2 शब्द, देखिए और सुनिए, देखिए और सुनिए।
आपने देखा होगा, अगर आप इस डिबेट को रिव्यू करेंगे तो 50 बार से ज्यादा दोनों प्रवक्ताओं ने देखिए और सुनिए बोला होगा आपको, आप इसको रिव्यू करना। बड़ी इंटरेस्टिंग बहस आज की हुई। तो ऐसे ही ये लोग सदन में भी अपना टाइम गुजार देते हैं और फिर बोलते हैं हमारे को टाइम ही नहीं दिया। पूरा टाइम देने के बाद इस तरह की जो इनकी परिपाटी है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि ये उस काबिल ही नहीं है, उस सिस्टम को नहीं समझ पाए, समय का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। हरीश धामी जी की ये शिकायत खुद की पार्टी से ये है कि भाई आधे घंटे का टाइम मिला था तो 5 मिनट मुझे बोलने देते, बहरहाल 5 मिनट मुझे बोलने देते। अरे तो जब पूरा का पूरा विपक्षी वॉकआउट कर रहा है तो अब हरीश धामी जी को भी थोड़ा सा फिर संयम रखना चाहिए था। उनको बाहर निकल कर फिर ये नहीं कहना चाहिए था कि 5 मिनट मुझे दे देते। ये तो फिर कहीं ना कहीं इसमें दाल में तो कुछ काला है या पूरी दाल काली है, ये तो आगे पता चलेगा ही ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपदा आ रही है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। हरीश धामी जी जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, पहाड़ की जो चिंता है वो व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया। फिलहाल प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है।